जो धांधली और घोटाला हो रहा था, ये अमित शाह जी, मोदी जी और नड्डा जी के साथ मिलके चुनाव आयोग के दिल्ली ऑफिस के लेवल पे हो रहा था। इस पूरे देश के गड़बड़ घोटाले का सबसे बड़ा सबूत हमारे पास है, जो हमने रामपुर के चुनाव के माध्यम से प्राप्त किया है। हमारे पास इतने सबूत हैं और बाकी सबूत अगर निष्पक्ष जांच होगी तो इसमें इतने सबूत आ जाएंगे, चुनाव तो तुरंत रद्द हो जाएगा और उसके बाद दोबारा कभी ईवीएम से चुनाव कराने का नाम भी कोई नहीं लेगा। रामपुर में जो हमने चुनाव लड़ा था ईवीएम की मशीनों की चोरी पकड़ने के लिए, उसके भी हमने इसमें एग्जाम्पल्स लिखे हैं डिटेल में कि इस प्रकार से मशीनों को ऐसे अनसेफ तरीके से रखा गया, उनको खुलेआम ऐसे रखा गया कि उसमें चोरी हो सके, उसमें बेईमानी हो सके। SLU यूनिट जो उसका लोड करते टाइम उसका कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, बल्कि हमें बहकाया गया और SLU लोडिंग यूनिट जो हमारे आंखों के सामने कैंडिडेट्स के होना चाहिए था, वो कहीं चोरी छुपे से किया। उसके बाद मशीनों में हेरफेर की गई, मशीनों में तब्दीली करने के ग्राउंड वो छोड़े गए, मौके छोड़े गए। और इलेक्शन की जो मशीनें हैं, ये फर्जीवाड़ा करने की मशीनें जो हैं, इसमें जो इसके नंबर्स होते हैं वो भी स्टिकर्स के माध्यम से लगाए गए, उसको एनग्रेव नहीं किया गया। तो इसका ज़्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे, तो हमने आप लोगों से, देश की जनता ने जो हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि ये इलेक्शन में धांधलियाँ और गड़बड़ी पकड़ने की, वो हमने उसकी सही उचित कानूनी प्रक्रिया आज शुरू की है। और वो कानूनी प्रक्रिया का सबसे पहला कदम होता है पुलिस में कंप्लेंट करना, क्योंकि इसमें अमानत में ख़यानत भी हुई है। जो राजीव कुमार जी हैं, उन्होंने जो जिस काम के लिए ये ईवीएम मशीनें बनी थी या दूसरे डॉक्यूमेंट्स बने थे, वो या दूसरे उपकरण इस्तेमाल हुए थे, वो उस काम के लिए ना करके कि ईमानदारी से चुनाव कराए जाएं, क्योंकि उनके निर्देश से और उनकी निगरानी में और बाकी दो जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी निगरानी में पूरे देश में, क्योंकि जो देश में इलेक्शन के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब डेपुटेशन पे होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो पूरे देश में जो भी गड़बड़ घोटाला 543 की 543 सीटों पे हुआ है, वो राजीव कुमार जी और उनके दोनों जो इलेक्शन आयुक्त हैं उनकी निगरानी में हुआ है। इसका सबूत हमने ये दिया है कि हमने बार बार रामपुर की शिकायतें करते हुए कई बार चिट्ठियाँ लिखी, सब सबूत भी दिए, वीडियोग्राफी भी बताई कि हमारे पास है, कि धांधलियों की वीडियोग्राफी हमने खुद बनाई है, वो सब हमने लिख के दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो इससे ये बात साफ़ होती है कि ये जो धांधली और घोटाला हो रहा था, ये अमित शाह जी, मोदी जी और नड्डा जी के साथ मिलके चुनाव आयोग के दिल्ली ऑफिस के लेवल पे हो रहा था, इसीलिए पार्लियामेंट स्ट्रीट की जुरिस्डिक्शन भी यहाँ बनती है। दूसरी बात यह है कि जो इसकी वीडियोग्राफी करनी थी सारे इलेक्शन के प्रोसेस की, हमने दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया था कि 543 की 543 लोकसभा सीटों पे वीडियोग्राफी की जाएगी। हमने वीडियोग्राफी की कॉपी हासिल करने के लिए रामपुर में दरखास्त लगाई, तो रामपुर में से हमें अभी तक वीडियोग्राफी की कॉपी नहीं मिली। इसका मतलब साफ नज़र आ रहा है कि धांधली की गई है, वरना अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो वो हमें उसकी वीडियोग्राफी की कॉपी, जो कि हमारा हक है, वो मिल जाती। इसी तरीके से हमने पूरे देश में हर एक 543 के 543 रिटर्निंग ऑफिसर्स को, लोकसभा के और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखी है कि हमें सब जगह की वीडियोग्राफी आप दे दो, पहले दिन से, नॉमिनेशन भरने से भी पहले, जब फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है ईवीएम की मशीनों की, और जब चुनाव की मतगणना हो चुकी होती है, रिजल्ट आ चुका होता है और मशीनों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। ये हमने पूरे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को और रिटर्निंग ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखी है, लेकिन दोनों जगह से ही हमें कोई अभी जवाब नहीं आया है। इसका मतलब भी साफ है कि उन वीडियोग्राफी में ये जो इलेक्शन कमीशन ने के भ्रष्ट अधिकारियों ने चोरी और फर्जीवाड़ा किया है, उसके सारे सबूत हैं, इसलिए वो हमें कॉपीज़ नहीं दी जा रही। किस तरह के फर्जीवाड़ा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो जो पहला फर्जीवाड़ा जो हुआ है वो हुआ है ये जो चुनाव की मतगणना, जो चुनाव की मशीनें जो हैं उनका इस्तेमाल करके, उसका कोई कानूनी प्रावधान किताब में नहीं था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में नहीं था। जो प्रावधान था उसकी धज्जियाँ उड़ा के इन्होंने एक मिला जुला 543 की 543 सीटों का एक नोटिफिकेशन निकाला। जब हमने ये कंप्लेंट जनता के माध्यम से और सब जगह की, तो जब इलेक्शन कमीशन को मशीनों से चुनाव कराने होते हैं तो हर एक सीट के लिए अलग से ऑर्डर निकालना पड़ता है।
उसके रीजंस बता के। तो कोई भी ऑर्डर आज तक इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग हर सीट का नहीं निकाला है, उसके सबूत सारे हमने इकट्ठे कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्वयं हमें दिया है कि सारे देश के लिए हमने एक ही ऑर्डर निकाल दिया है, और बिना कोई ये वजह बताए कि हम मशीनों से चुनाव क्यों कराना चाहते हैं। तो पहला अपराध तो ये पकड़ा गया है, जिसके सबूत हमारे पास सारे हैं। दूसरा बड़ा अपराध ये कि जो वोट पूरे जो डले हैं वोटिंग वाले दिन, जो फॉर्म 17C का जिक्र किया जा रहा है सारे देश में, उस दिन के रिकॉर्ड में फ़र्क है। जो इन्होंने पहले तो परसेंटेज बताए, फिर कई दिन रुक कर परसेंटेजों को बदला। बताया जा रहा है एक अनुमान से 1 करोड़ से ज़्यादा वोट बढ़ गए। लेकिन दूसरा, अभी जो एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो एक रिसर्च की है इस बारे में, उसमें ये पता लगा है कि 538 लोकसभा की सीटों पे, 543 में से 538 लोकसभा की सीटों पे या तो जो फॉर्म 17C में जो वोट्स पोल थे, यानी कि जितने वोट डले थे उससे ज़्यादा हैं या कम हैं। अब मशीनों से तो एक वोट की भी हेर फेर नहीं हो सकती ना, यही मशीनों का सबसे बड़ा एक फ़ायदा बताया गया था। तो ये जो वोटों में फ़र्क आया है, इसका मतलब साफ है कि मशीनों में गड़बड़ की गई है। ये भी सबूत हमने अपनी FIR में लिखा है। तीसरी बात यह है कि जो फॉर्म 17C के डॉक्यूमेंट्स धोखाधड़ी करके छुपाए गए हैं, कैंडिडेट से भी और एक आम नागरिक से भी। एक आम नागरिक का भी हक है फॉर्म 17C की कॉपी प्राप्त करना, और इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं उनका तो पूरा हक है, वो भी नहीं दिए गए, ये भी एक अपराध है। इसका मतलब साफ है कि ये जो झूठा बहाना सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट्स लगाए थे इन्होंने, ये कह के स्ट्रॉन्ग रूम में 17C चला जाता है, वो अपने आप में एक अपराध है। वो भी हमने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी झूठे एफिडेविट लगाए इन्होंने मशीनों की सुरक्षा के बारे में, जिसका फैसला जस्टिस खन्ना वाला आया था 26/4/2024 को। और दूसरा जो ये 17C का फैसला जो कोर्ट ने अभी डिसाइड नहीं किया, उसमें भी एक झूठा एफिडेविट लगाया था कि स्ट्रॉन्ग रूम्स में चली जाते हैं फॉर्म 17C। हालांकि कानूनन इनको एक कॉपी उसकी बाहर रखनी पड़ती है हर एक रिटर्निंग ऑफिसर को पूरे देश में, और उसकी कॉपी उन्हें कैंडिडेट्स को भी देनी होती है अगर वो मांगे, और किसी भी नागरिक को भी देनी होती है अगर वो उसको अप्लाई करे। तो ये एक अपराध भी हमने इसमें रिपोर्ट किया। उसके दर्ज हो गई मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ? नहीं, अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। अभी ये रिसीविंग की है, ये FIR दर्ज कराने का पहला कदम है। इसके बाद अभी कोई IO नियुक्त किया जाएगा। हमें जो अधिकारी हैं पुलिस, किन को बनाया आरोपी हमने सबसे पहले तो देखिए राजीव कुमार जी हैं इसमें मुख्य आरोपी, क्योंकि उन्होंने ही ये सारा गोरखधंधा करने की जो उनके पास कंट्रोल था उन्हीं के पास था, सारी बेईमानी और फ्रॉड करने का कंट्रोल उनके पास था। सबसे मुख्य आरोपी वो हैं। लेकिन ये फ़ायदा किसे पहुंचाने के लिए किया? तो राजीव कुमार जी, उनके दोनों जो मुख्य आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त दोनों, उनके नाम है, ये मुख्य आरोपी हुए। उसके बाद ये फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को करने के लिए पहुंचाया गया था, और भारतीय जनता पार्टी के एलाइज को और उनके दोस्तों को। तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और JP नड्डा जी, जो कि BJP के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा देश के अंदर जितने रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं या दूसरे चुनाव के जो कर्मचारी हैं या जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसका बेनिफिट गड़बड़ी का उठाया है, उन सबको इसमें मुलजिम बनाया गया है। लेकिन हमारे पास भी बहुत सारे सबूत हैं। हमने ये गुजारिश की है कि ये जो वीडियोग्राफी की जो है, जो हमने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट से अपने रामपुर के चुनाव की वजह से ही लिया है कि सारे देश में सभी लोकसभा की सीटों पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग किस दिन से, जब फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने, उसके बाद इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है, उस दिन की वीडियोग्राफी से लेके आखिरी दिन जब काउंटिंग होती है वोटों की, उस दिन की वीडियोग्राफी, और उसके बाद जो सुरक्षित रखी जाती हैं मशीनें और VVPAT की पर्चियाँ, उस सब की वीडियोग्राफी 543 की 543 जगह सुरक्षित रखने का जो आदेश लिया था, वो आज पूरे देश के गड़बड़ घोटाले का सबसे बड़ा सबूत हमारे पास है, जो हमने रामपुर के चुनाव के माध्यम से प्राप्त किया है। तो वो भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि सब जगह की वीडियोग्राफी रखें, फिर दूध का दूध पानी का पानी पूरे दुनिया के सामने हो जाएगा किस प्रकार का गड़बड़ घोटाला। जांच होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जिन पर आपने आरोप लगाया है और इलेक्शन कमीशन अगर वो दोषी पाए जाते हैं, तो क्या आपको लग रहा है क्या कार्रवाई होगी प्रधानमंत्री पर? क्या उनको कुर्सी गंवानी पड़ सकती है? क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें अपराध जो हुए हैं, वो सबसे बड़ा अपराध जो हुआ है वो कॉन्स्पिरेसी का हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग और इलेक्शन कमीशन के लोग शामिल हैं। उसके बाद ये अपराध क्या हुआ है? 409 का अपराध हुआ है।
कि जो चीज़ इनको यानी कि वोटिंग मशीनें और जो फंड्स जिस काम के लिए दिए गए थे निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, वो फंड्स का डाइवर्जन हुआ है और इन मशीनों का भी इस्तेमाल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नहीं हुआ, बल्कि चुनाव में धांधली कराने के लिए। और गड़बड़ी की सबूत तो सबके सामने आ ही चुके हैं ना, 538 सीटों के चुनाव में वोट बढ़े हैं या कम हुए हैं। ये जो कार्य हुआ है ये धारा 409 का अपराध है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट उम्र कैद की है, और ये 543 जगह पे ये गड़बड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि सैकड़ों जहाँ जहाँ सज़ा होगी, हर केस में उम्र कैद की सज़ा है सारे आरोपियों को। तो आप रद्द हो सकता है, क्या होगा? मेरे हिसाब से अगर ये हमारे पास इतने सबूत हैं और बाकी सबूत अगर निष्पक्ष जांच होगी तो इसमें इतने सबूत आ जाएंगे, चुनाव तो तुरंत रद्द हो जाएगा और उसके बाद दोबारा कभी ईवीएम से चुनाव कराने का नाम भी कोई नहीं लेगा। तो ये ईवीएम मरी नहीं है, ये ईवीएम को मारने का काम आज पहली बार शुरू हो गया है। ईवीएम के मरते ही भारतीय जनता पार्टी की 40 से 50 सीटें नहीं आएंगी उसके बाद। हमने पोस्ट इलेक्शन देखा था कि जो इलेक्शन कमीशन हेड है उन्होंने भी तंज किया था और पीएम मोदी ने भी कि ईवीएम को बख्श दीजिए, अगले 5 साल बाद याद कीजिए, यानी ये बताने की कोशिश की गई कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं। एक जैसे तंज किए गए ना, ये एक और सबूत है दोनों की मिलीभगत का। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की अपनी जब मीटिंग हुई थी उसमें हेड ऑफिस में, और एनडीए की मीटिंग में 5-5.5 मिनट के करीब ईवीएम पे बोला, और उसी प्रकार से ईवीएम के बारे में शेरो शायरी चुनाव आयुक्त ने राजीव कुमार जी ने शेरो शायरी भी और डिफेंड करने की, यानी कि हमारे हिसाब से झूठ बोलने की दोनों ने कोशिश एक ज़बान में की है। तो इससे भी हमारा ये आरोप सिद्ध होता है कि दोनों ने आपस में गठजोड़ करके साजिश करके एक जैसी ज़बान भी बोल रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत भी है। तो बात वही है कि ईवीएम जिंदा है जब भी भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, एलाइज की नहीं, 40 से 50 सीटें उससे ज़्यादा आ रही हैं। अदरवाइज़ इस चुनाव में जो जनता ने पूरी ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी को ये सत्ता से बाहर करने का काम किया था, बगैर किसी की भी मदद के, कुछ लीडर्स को छोड़ के, जिसमें राहुल गांधी जी एक हैं, क्योंकि उन्होंने 4,500 किलोमीटर नहीं हज़ारों किलोमीटर पैदल भी चला और धूप में गर्मी में। मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी सभी जनता ने काम किए हैं। ये क्या लगता है आपको वाराणसी सीट पर भी हुआ, क्योंकि हमने देखा 3 घंटे लगातार पीछे रहते हैं जब बैलेट के। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 538 सीटों का तो डेटा आ चुका है ऊपर नीचे होने का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ईवीएम, क्योंकि मशीन तो कैलकुलेटर की तरह होती है ना। अगर उसमें गड़बड़ करने की कोशिश किसी मनुष्य ने नहीं की तो वो तो एक वोट का भी हेरफेर हो ही नहीं सकता ना उसमें, और चुनाव एक वोट से भी जीता और हारा जा सकता है, ये सब जानते हैं ना। तो वाराणसी की तो बात छोड़ दीजिए आप, 538 सीटों का चुनाव जो है उसमें वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के बढ़ाए गए हैं, ऐसा सबूत तो साफ साफ निकल के आ रहा है। क्योंकि ये गड़बड़ घोटाला कोई इंडिया के कैंडिडेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो होगा नहीं। दूसरी बात ये है कि ये सबूत अब इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि कोई भी बच नहीं पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, जो आपका सवाल है कि विपक्ष इसमें कितना साथ दे रहा है, अगर वो साथ देता तो ये चुनाव, विपक्ष पूरी ताकत से साथ देता तो ये चुनाव ईवीएम के माध्यम से नहीं होते। आज भी हम आखिरी बात ये कहना चाहते हैं, आज भी कानूनी तरीका जो है चुनाव कराने का, अब अगर चुनाव होगा कोई भी, तो वो है पेपर बैलेट से कराने का। जब तक के चुनाव आयोग अपना एक स्पेशल ऑर्डर नहीं निकालता रीज़न बताने के लिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग रीज़न बताने के लिए कि इसमें ईवीएम से चुनाव कराया जाना इसलिए ज़रूरी है। तो इतना बड़ा धोखा और धांधली देश में हो रही थी जब तक कि हम लोगों ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से 5 जनवरी को 2024 को इसको आंदोलन को देश भर में खड़ा नहीं किया। लेकिन ये आंदोलन जनता का आंदोलन है, हम सिर्फ जनता के नौकर हैं, जनता की आवाज़ पे काम कर रहे हैं। हम कोई ये बात नहीं कह रहे कि ये मूवमेंट हमने खड़ा किया है, ये जनता का मूवमेंट है। हम सिर्फ जनता की बात टाल नहीं रहे, हम जनता की बात को मानकर सर आंखों पे रख के इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को पेपर बैलेट से चुनाव कराने में तभी नुकसान हो सकता है जब वो धोखाधड़ी करना चाहता हो, फ्रॉड करना चाहता हो, वरना कानूनी रूप से पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। ये सीधी सीधी बात है, इसमें कोई भी ढकी छुपी बात बची नहीं है।